हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारी इस क्लास में। दोस्तों आपके एग्ज़ाम्स कॉन्टीन्यूस लगे हुए हैं, आरआरबी पीओ क्लैरिकल मेंस दोस्तों। उसके बाद फिर आप आगे और भी एग्ज़ाम देंगे मेंस का। दोस्तों ये जो टाइम हमारे पास है, चूँकि दोस्तों हमें मेंस की तैयारी करनी होती है, इसके बाद आगे और भी एग्ज़ाम्स हैं, तो हमारे पास टाइम कम होता है गाइस। तो ये सब देखते हुए बेटा मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें कम से कम टाइम में आपको मैक्सिमम नॉलेज मिले, और जो मेरा अपना पूरा एक्सपीरियंस है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं फ्रॉम द बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस, वो चीज़ें मैंने आपको दी। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। डेफिनेटली गाइस, मेरा प्रॉमिस है कि आपके एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है गाइस, तो मैंने अपना पूरा संपूर्ण निचोड़ यहाँ पर दिया है। एक सिंपल सा वीडियो, शॉर्ट सा वीडियो है। 5 टॉपिक मैंने लिए गाइस, 5 टॉपिक। इन 5 टॉपिक में से कौन कौन से टॉपिक एग्जाम में आते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है गाइस, तो लिखा भी है टॉप 5 टॉपिक ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। दोस्तों अब ये टॉप 5 टॉपिक कौन कौन से हैं एक बार देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, फर्स्ट टॉपिक हिस्ट्री ऑफ बैंक। अगर दोस्तों हम बात करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस की, हिस्ट्री ऑफ बैंक से एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। दूसरा बेटा मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, यानी आपके एग्जाम के पहले जो भी मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू होगा, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से एक क्वेश्चन आना ही आना है। डिजिटल बैंकिंग दोस्तों मेरे हिसाब से पूरे बैंकिंग अवेयरनेस का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है डिजिटल बैंकिंग बेटा, क्योंकि आज बात होती है किसकी, कंप्यूटरीकरण की दोस्तों, इसीलिए यहां से क्वेश्चन एक आना है दोस्तों। ठीक है, एफडीआई लिमिट, इस पर हम ध्यान देते नहीं हैं। अगर दोस्तों आप आरआरबी का पेपर उठाकर देख लीजिए, हर साल यहां से एक क्वेश्चन पूछ लेता है। और ठीक है क्लास, टाइप्स ऑफ डेफिसिट, ये सब टॉपिक आप छूते नहीं हो, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों यहीं से आते हैं। ठीक है, तो ये आज 5 टॉपिक दोस्तों हम कवर करेंगे, और इन 5 में कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपको हम दिखाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए गाइस, फर्स्ट टॉपिक हमारा हिस्ट्री ऑफ बैंक। ठीक दोस्तों, तो हिस्ट्री ऑफ बैंक में आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आते हैं। जैसे दोस्तों पहला क्वेश्चन, हमारे देश का पहला बैंक कौन सा है दोस्तों। ठीक है, हमारे देश का पहला बैंक कौन सा है, ये बढ़ाता है बेटा। हाँ, तो इसका आंसर बेटा क्या है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान दोस्तों ये हमारे देश का पहला बैंक था। तो आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। एस्टैब्लिशमेंट ईयर इसका क्या लेना, 1770। ठीक है। दूसरा, फर्स्ट इंडियन बैंक, हमारे देश का पहला भारतीय बैंक कौन सा था दोस्तों। हाँ, तो आपका आंसर क्या होगा, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1894, इसे भी याद कर लेना। ठीक है, लिखा है फर्स्ट स्वदेशी बैंक, हमारे देश का पहला स्वदेशी बैंक हम किस बैंक को बोलते हैं बेटा, आंसर इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1911 दोस्तों। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है फर्स्ट बैंक टू स्टार्ट ओवरसीज ब्रांच, यानी हमारे देश का पहला बैंक जिसने विदेश में जाकर अपनी ब्रांचेस ओपन की। हमारे देश का पहला बैंक जिसने फॉरेन में जाकर अपनी ब्रांच ओपन की बेटा, आंसर इज बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया। तो बेटा बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का पहला बैंक था जो फॉरेन में गया और इसने अपनी ब्रांच खोली। कब दोस्तों, 1946 में। कहाँ दोस्तों, लंदन में। ठीक है, इसको भी देख लीजिए एक्स्ट्रा पॉइंट। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों आ सकते हैं। और देखिए दोस्तों, जैसे हिस्ट्री ऑफ बैंक में आगे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बेटा कैसे बना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों। हाँ ठीक है दोस्तों, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बेटा सी कहानी है दोस्तों। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया गाइस, हमारे देश में 3 बैंक थे। एक था आपका बैंक ऑफ बंगाल, ठीक दोस्तों, एक था बैंक ऑफ बॉम्बे, और दोस्तों एक था बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास। ठीक दोस्तों, तो बेटा ये 3 बैंक थे जो काम करते थे। इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1840, इसका 1843, और इसका बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, सॉरी यहां पे कुछ गड़बड़ी हो गई है, 1 मिनट कोई बात नहीं दोस्तों। एस्टैब्लिशमेंट 1806, ठीक है, 1840, 1843। ठीक दोस्तों ये 3 बैंक हमारे देश में काम करते थे। फिर बेटा बाद में क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन तीनों बैंकों को आपस में मर्ज कर दिया दोस्तों। ठीक, ये तीनों बैंक दोस्तों आपस में मर्ज हो गए, मर्ज इन 1921 बेटा। ठीक है,
और दोस्तों इन तीनों बैंकों के मर्ज होने से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दोस्तों। ठीक, इसका एस्टेब्लिशमेंट है 1921। ये पूरा पढ़ना है आपको, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इनको मर्ज करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री से दोस्तों। यहां से आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे गाइस फॉर एग्जांपल, ठीक है, देखिए दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहला क्वेश्चन गाइस कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ था दोस्तों। ठीक है, ये बड़ा पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब स्टैब्लिश हुआ तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इनिशियल कैपिटल क्या थी, इनिशियल कैपिटल क्या थी दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तीसरा कि हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट कब पास हुआ था, ये एक्ट कब आया था दोस्तों। ठीक है, चौथा क्वेश्चन कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर था, ठीक, ये पहले कहां पे था दोस्तों। ठीक है, और फिर किस ईयर में ये चेंज होकर पहुंचा मुंबई। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा आपसे। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस तरह की बॉडी थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस तरह की बॉडी थी, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। ठीक है, देखो देखते हैं आंसर। कमेटी दोस्तों, हाँ, तो बेटा कमेटी तो याद रखना हिल्टन यंग कमेटी, हिल्टन यंग कमेटी, या इसका बेटा एक नाम और भी था रॉयल कमीशन, इसका एक नाम और भी था रॉयल कमीशन दोस्तों, ये भी याद कर लीजिएगा, रॉयल कमीशन। इनिशियल कैपिटल, तो बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो इनिशियल कैपिटल थी वो कितनी थी, वो थी 5 करोड़ रुपए। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट पास हुआ था 1934 में। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहला बेटा हेडक्वार्टर ये कहां था, ये था बेटा कलकत्ता में, कलकत्ता, जो कि राइट नाउ कोलकाता है दोस्तों। हाँ, और गाइज ये 1937 में चेंज हुआ और कहां पहुंच गया, मुंबई दोस्तों। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब बना था तो रिजर्व बैंक बेटा एक प्राइवेट शेयर होल्डर बॉडी थी, शेयर होल्डर बॉडी थी। ये क्वेश्चन आपका 2 साल पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एग्जाम में आया था। तो ये बेटा प्राइवेट शेयर होल्डर बॉडी थी, तो ये भी देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन दोस्तों, छठवां क्वेश्चन कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों ये किस ईयर में हमारे देश में नेशनलाइज्ड हुआ था, नेशनलाइज्ड। ठीक है, तो ये बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं, तो बेटा लिख लेना 1 जनवरी 1 जैन 1949 दोस्तों, 1949 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हमारे देश में नेशनलाइज कर दिया गया था, मतलब प्राइवेट से गवर्नमेंट बॉडी बनाया गया था दोस्तों। हाँ, कुछ क्वेश्चन अभी है दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, फर्स्ट गवर्नर कौन थे। ठीक है, तो ये बेटा कौन थे, ये थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, सर ऑसबॉर्न स्मिथ दोस्तों, ये रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। इनका अपना कार्यकाल था 1935 टू 1937 दोस्तों। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी फर्स्ट करेंसी कौन सी प्रिंट की थी और कब प्रिंट की थी बेटा। तो भाई ये बात है 1938 की, और बेटा पहली करेंसी 5 रुपए की आई थी, 5 रुपए की। ठीक है, 5 रुपए की करेंसी पहली करेंसी हमारे देश में थी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अच्छा 9वां क्वेश्चन क्या दोस्तों कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन थे बेटा। तो ये थे बेटा कौन, मिस्टर सीडी देशमुख। ठीक है, इनका जो कार्यकाल था वो था बेटा 1943 टू 1949 एज ए गवर्नर। ठीक है दोस्तों, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इतिहास से ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। हाँ चलिए, तो गाइस ये भी हमने देख लिया, हमने गाइस आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री पढ़ा दी। अब दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो बेटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैसे बना, तो वो आपको हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं दोस्तों। देखो गाइस 3 बैंक थे, हाँ,
इन तीनों बैंकों को 1921 में मर्ज किया गया दोस्तों, और क्या बना बेटा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कब बना, 1921 में दोस्तों। फिर बेटा क्या हुआ दोस्तों, फिर गाइस भारत आजाद हो गया, ठीक है, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से ही बेटा 1955 में कौन सा बैंक बना बेटा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ओल्ड नेम क्या था, तो आपका आंसर क्या होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेटा। एक क्वेश्चन और दोस्तों कि हमारे देश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डे हम कब मनाते हैं बेटा, तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, 1 जुलाई। यानी दोस्तों 1 जुलाई 1955 को हमारे देश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी दोस्तों। अगर मान लो दोस्तों पूछे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुई थी दोस्तों, तो हमारा आंसर बेटा क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी, ठीक है ठीक दोस्तों। अच्छा ये कमेटी दोस्तों, ठीक, इस कमेटी के रिकमेंडेशन पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया था दोस्तों। अच्छा दोस्तों इस कमेटी के चेयरमैन थे कौन, मिस्टर A.D. गोरेवाल, ठीक है। तो इनका भी नाम पूछा जाता है, मिस्टर A.D. गोरेवाल कमेटी, ठीक है। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कैसे हुई उस पर हम दोस्तों बात कर रहे थे। इतना क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं भाई लोग, अब देखिए अब गाइस नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा स्टेट बैंक में, हिस्ट्री बैंक में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक दोस्तों। तो हमारे देश में अभी तक कितनी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ दोस्तों, ठीक है। तो बेटा हमारे देश में अभी तक 2 बार, 2 टाइम बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ बेटा। एक दोस्तों कब हुआ था, पहली बार दोस्तों, तो बेटा पहली बार हुआ था ये 19 जुलाई, ठीक है, ये 19 जुलाई 1969, ठीक है। टोटल 14 बैंक बेटा यहां पे नेशनलाइज हुए थे। क्या कंडीशन थी दोस्तों, ऐसे बैंक जिनकी कैपिटल 50 करोड़ रुपए या उसके ऊपर थी बेटा, और अबव, तो बेटा ऐसे बैंकों को नेशनलाइज कर दिया गया था, मतलब प्राइवेट से सरकारी बना दिया गया था दोस्तों, ठीक है। दूसरी बार दोस्तों, दूसरी बार कब बेटा हुआ, तो ये हुआ 15 अप्रैल 1980। हमारे देश में टोटल 6 बैंकों को नेशनलाइज किया गया, ठीक है। इस कंडीशन क्या थी, ऐसे बैंक जिनके पास कम से कम 200 करोड़ रुपए या उसके ऊपर की कैपिटल थी, उनको दोस्तों नेशनलाइज कर दिया गया। तो यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। लास्ट पॉइंट है मर्जर ऑफ बैंक्स दोस्तों, जो हमारे देश में मेगा मर्जर हुआ था, हम उसकी बात करें दोस्तों। देखिए तो यहां पे गाइस आपके सामने एक वो है टॉपिक, देखिए आपको बस क्या करना है, देखो दोस्तों लिखा है ना कि अमलगमेशन बैंक, यानी बेटा ये बैंक मर्ज हुए थे एंकर बैंक में। एंकर बैंक का मतलब जो बैंक एग्जिस्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बेटा, ये दोनों बैंक पंजाब नेशनल बैंक में मिलकर खत्म हो गए। तो जो बैंक खत्म हो गए उन्हें हम क्या बोलते हैं, अमलगमेटिंग बैंक, और जो बैंक है दोस्तों उसे हम क्या बोलते हैं, एंकर बैंक, ठीक है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा बैंक किसमें मर्ज हो गया, इनमें से कौन सा बैंक किसमें मर्ज हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल इलाहाबाद बैंक तो इंडियन बैंक में, ऐसे याद करना है आपको। आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दोस्तों, हाँ, सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक में। तो कौन सा बैंक किसमें मर्ज हुआ ये याद रखिए, कौन कौन से एंकर बैंक बचे हैं वो याद रखिए बेटा। तो यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा दोस्तों लास्ट ईयर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की इस समय रैंक क्या है दोस्तों, ठीक है। तो हमारे देश में इस समय टोटल 12 सरकारी बैंक है दोस्तों। अगर भाई इनके रैंक की हम बात करें बेटा तो वो सिंपल सी बात है दोस्तों, क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों नंबर 1 पर है गाइस, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, पंजाब नेशनल बैंक दोस्तों इस समय नंबर 2 रैंक पे है, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा ये बेटा नंबर 3 पर है, ठीक है। आगे देख लीजिए यहां पे चौथा बैंक दोस्तों कौन सा है, कैनरा बैंक दोस्तों, हाँ ठीक है। देखिए तो दोस्तों कैनरा बैंक जो हमारा है ये दोस्तों हमारा चौथे नंबर पे है, ठीक। और देख लीजिए पांचवा कौन सा है बेटा,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इस पांचवा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो बेटा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है ये हमारा बेटा 5वें नंबर पे है, तो रैंक भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस आगे बढ़ते हैं 6वें नंबर पे। तो 6वें नंबर पे कौन हो जाएगा? इंडियन बैंक 7वें नंबर पे है, तो इंडियन बैंक से ऊपर कैपिटल कैसी है? बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, आपका SBI हो गया, और 7th मतलब की हो गया 8.8, ये बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों, हाँ ठीक है। तो बेटा बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया बेटा ये दोस्तों किस नंबर पे आ गया? ये आ गया 6वें नंबर पे आ गया दोस्तों, ठीक है। और देख लीजिए, और इंडियन बैंक दोस्तों, हाँ इंडियन बैंक 7वें नंबर पे आ गया, इसके नीचे नहीं पूछेगा आपसे। वैसे आप टॉप 5 याद कर लेंगे, आपका हो जाएगा, ये आपका 7वें नंबर पे दोस्तों। तो ये पब्लिक सेक्टर बैंकों की रैंक की हम बात कर रहे हैं, तो इसे भी याद कर लेना दोस्तों, हाँ चलिए। आई होप गाइस की क्लियर दोस्तों। तो यहां पे हमारा फर्स्ट टॉपिक हिस्ट्री ऑफ बैंक कंप्लीट होता है। हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे, अब गाइस बात करेंगे टॉपिक नंबर 2, मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू दोस्तों, ठीक है। तो अगर दोस्तों हम बात करते हैं ग्रामीण बैंक एग्जाम की, तो बेटा ग्रामीण बैंक का जो एग्जाम आपका है वो दोस्तों है कब? वो है 10 सितंबर को एक एग्जाम का पड़ेगा, और एक आपका 16 सितंबर पड़ेगा दोस्तों, 10 सितंबर और 16 सितंबर का। यानी गाइस जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू आती है आपके एग्जाम में वो अगस्त वाली आएगी, इसे पढ़ लेना, मैं गारंटी दे रहा हूं कि यहां से 1 नंबर तुम्हारे एग्जाम में आएगा दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले आपको सारे रेट याद रखने हैं। रेपो रेट कितना चल रहा है इस समय, रिवर्स रेपो रेट, SDF दोस्तों, MSF, बैंक रेट, CRR, यहां से एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना है दोस्तों। यानी गाइस आपको बस एक काम करना है, आपको ये सारे रेट याद रख लेने कि इस समय क्या रेट क्या चल रहा है दोस्तों। यकीन मानिए आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। अगर मान लो यहां से क्वेश्चन नहीं पूछता है बेटा, तो फिर यहां से पूछेगा। कौन से पॉइंट में नोट कर देना देखो दोस्तों। पहला कि हमारे देश में 23-24 में आपके एग्जाम क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि इस बार के मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में हमारे देश में इन्फ्लेशन को कितना टारगेट किया गया बेटा? तो 5.4%, इन्फ्लेशन 5.4% दोस्तों, ठीक है सर। दूसरा सर कि इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी में हमारे देश में GDP ग्रोथ कितनी है बेटा? तो 6.5%। आप ये 2 पॉइंट मेरे कहने पर याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे, अगर इसके पहले वाले स्लाइड से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं तो इन्फ्लेशन 5.4% और ग्रोथ रेट 6.5%, इतना ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इसके ऊपर नहीं आएगा, ठीक है, परेशान मत होइए। तो मॉनेटरी पॉलिसी से बेटा या तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा, 90% चांस है यहां से पूछेगा दोस्तों, और अगर यहां से नहीं पूछता है दोस्तों तो फिर आपका यहां से पूछेगा, 10% यहां से चांस दोस्तों। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक है, इसमें आपको और कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है गाइस। आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे अपने तीसरे टॉपिक की दोस्तों, जिसका नाम क्या है गाइस? जिसका नाम है, अच्छा ये एक पॉइंट और भी दोस्तों, अगस्त वाली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने UPI लाइट की लिमिट को 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया था। यानी एक बार में पहले आप केवल 200 रुपए के ट्रांजैक्शन कर सकते थे, अब आप 500 रुपए के ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, ये भी अपडेट है, ये भी देख लेना दोस्तों, हाँ चलेगा। इस आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों टॉपिक 3 हमारा शुरू होगा डिजिटल बैंकिंग। इसमें हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कहां से पूछेंगे दोस्तों? लिखा हुआ है RTGS, NEFT, IMPS दोस्तों, ठीक है। चलिए तो इन तीनों को हम देखते हैं कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बेटा कहां से पूछेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन दोस्तों कहां से पूछेंगे? तो पहला गाइस RTGS, दूसरा NEFT, और तीसरा दोस्तों IMPS। ध्यान से सुनना मेरी बात दोस्तों, हाँ। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहां से पूछेंगे? तो सबसे पहले आपको इनका फुल फॉर्म लर्न होना चाहिए। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक, IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। तो ये 3 फुल फॉर्म पहले याद कर लीजिएगा, ठीक दोस्तों। देखिए अब गाइस अगर हम बात करें तो RTGS किसके अंडर में बेटा वर्क करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में, ठीक है। NEFT ऑल्सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों, और IMPS तो बेटा ये आपका NPCI के अंडर में काम करता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन। दूसरा बेटा क्वेश्चन, हाँ दूसरा, इनको कब इंट्रोड्यूस किया गया था? मतलब कि किस ईयर में ये आए थे दोस्तों इंट्रोड्यूस? हाँ तो बेटा RTGS 2004 में आया था, NEFT 2005 में आया था,
और IMPS 2010 में आया था दोस्तों। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए दोस्तों, RTGS इसकी बेटा लिमिट क्या होती है? RTGS की लिमिट दोस्तों, अगर दोस्तों लिमिट की हम बात करें, ठीक, तो बेटा मिनिमम इसकी जो लिमिट होती है फंड ट्रांसफर की, ठीक, ये होती है बेटा 2 लाख रुपए कम से कम। ठीक है, मैक्सिमम की बात करें बेटा तो देयर इज नो लिमिट, कोई लिमिट इसकी नहीं होती है बेटा। ठीक है, NEFT दोस्तों इसकी मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट दोस्तों कोई भी नहीं होती है, नो लिमिट दोस्तों। ठीक है, और भाई अगर हम IMPS की बात करें बेटा, IMPS तो बेटा IMPS की जो बेटा मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी है दोस्तों? 5 लाख रुपए। इसको भी याद कर लीजिएगा दोस्तों। इन तीनों में सबसे फास्टेस्ट कौन है बेटा? तो RTGS। RTGS बेटा ये सबसे फास्टेस्ट है। ठीक है, RTGS। और दोस्तों RTGS केवल इंडिया, आप केवल इंडिया में ही दोस्तों RTGS कर सकते हो, इंडिया से बाहर आप RTGS नहीं कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, NEFT दोस्तों, NEFT बेटा इंडिया में तो ये होता ही होता है, लेकिन दोस्तों इंडिया के साथ साथ आप नेपाल में भी दोस्तों NEFT कर सकते हैं। ध्यान रहे बस, आप बेटा इंडिया से नेपाल में NEFT कर पाएंगे, आप नेपाल से इंडिया में NEFT नहीं कर पाएंगे। यानी इंडिया से पैसा भेज सकते हो लेकिन नेपाल से पैसा रिसीव नहीं कर सकते दोस्तों। क्या इसमें कोई लिमिट है दोस्तों? जी हाँ। अगर बेटा हम ऑनलाइन की बात करें, अगर बेटा कोई पर्सन ऑनलाइन ऑनलाइन मतलब अपने लैपटॉप से NEFT बेटा करता है तो उसके लिए बेटा 2 लाख रुपए की लिमिट है पर ट्रांजैक्शन दोस्तों। और गाइज अगर आप ऑफलाइन करते हैं बेटा दोस्तों, ऑफलाइन का मतलब होता है ब्रांच में जाके दोस्तों, तो बेटा इसकी लिमिट कितनी है? 50,000 रुपए पर ट्रांजैक्शन। याद कर लेना बेटा। हाँ, NEFT गाइज तो ये भी केवल इंडिया में बेटा होता है, इंडिया से बाहर आप नहीं करते हो दोस्तों। हाँ, तो ये देख लीजिएगा। तो ये हमने आपको RTGS, NEFT, IMPS एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो हमने थोड़ा यहाँ दिखा दिया दोस्तों। ठीक है, अच्छा ये तो गाइज हो, ये तीनों टॉपिक हमारे हो गए। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखिए नेक्स्ट UPI, भीम और IFSC दोस्तों। अब बेटा ये क्या है दोस्तों UPI? ठीक, तो बेटा आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा? जैसे पहला क्वेश्चन कि जरा UPI का फुल फॉर्म बताओ दोस्तों। ठीक है, फुल फॉर्म क्या बेटा इसका? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस दोस्तों। हाँ, तो एक तो इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा बेटा आपसे। दूसरा क्वेश्चन कि बेटा UPI को डेवलप किसने किया? डेवलप बाई दोस्तों, डेवलप बाई NPCI दोस्तों। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, अभी हमारे देश में UPI का हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं बेटा? वर्जन कितना बेटा? तो 2.2 वर्जन हम यूज कर रहे हैं दोस्तों। हाँ बेटा, चौथा क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों? चौथा क्वेश्चन UPI की लिमिट क्या है दोस्तों? अगर हम इससे फंड ट्रांसफर करते हैं इसकी लिमिट क्या है दोस्तों? हाँ गाइस, इसकी बहुत सारी लिमिट है दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर गाइस मान लीजिए नॉर्मल केस में आप बेटा किसी को फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, या बेटा आप कोई शॉपिंग कर रहे हैं दोस्तों। शॉपिंग का मतलब यहाँ पर हम ऑफलाइन शॉपिंग की बात कर रहे हैं, मतलब दुकान जाके दोस्तों। तो बेटा इस केस में इसकी लिमिट है 1 लाख रुपए इन अ डे, पर डे 1 लाख रुपए एक दिन में दोस्तों। अगर गाइस मान लीजिए आपने शॉपिंग किया ई कॉमर्स पे दोस्तों, अगर आपने शॉपिंग किया बेटा ई कॉमर्स पे तो इसकी लिमिट दोस्तों 2 लाख रुपए हो जाती है। मतलब अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो फ्लिपकार्ट पर, अमेजन पर, तो इसकी लिमिट दोस्तों 2 लाख रुपए हो जाती है गाइस। हाँ, और अगर दोस्तों आप किसी IPO में अप्लाई कर रहे हो दोस्तों, या फिर गाइस आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेस कर रहे हो बेटा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है, तो उसकी लिमिट हो जाती है बेटा 5 लाख रुपए। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इसमें बेटा एक क्वेश्चन और बनता है, क्या फुल फॉर्म पूछा जाता है ना आपका, एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है फुल फॉर्म का, VPA। ये VPA क्या होता है दोस्तों? तो बेटा फुल फॉर्म पूछा जाता है, याद रखना, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, VPA। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, तो ये फुल फॉर्म में पूछा जाता है बेटा, इसे याद कर लेना। तो यहां बेटा UPI का हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों हम भीम की बात करते हैं
तो भीम पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? पहला क्वेश्चन फुल फॉर्म दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो पहले तो बेटा फुल फॉर्म पूछेगा आपसे, फिर पूछेगा किसने डेवलप किया इसे। हाँ, किसने किया इसको? तो एनपीसीआई, ठीक है, एनपीसीआई से डेवलप किया दोस्तों। हाँ, ठीक है। फिर क्या पूछता है कि अभी दोस्तों हम इसका कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं बेटा? तो इसका भी हम भीम 2.2 वर्जन बेटा यूज कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें भी आपसे लिमिट पूछेगा बेटा, लिमिट दोस्तों। हाँ, तो बेटा भीम की लिमिट क्या है? देखिए, अगर नॉर्मल केस की बात करें, जैसे गाइस आप किसी को मान लीजिए बेटा फंड ट्रांसफर कर रहे हो, या गाइस मान लीजिए आप एक शॉपिंग कर रहे हो दुकान पे जाकर दोस्तों। हाँ, तो बेटा इस केस में लिमिट क्या है बेटा? कि सिंगल ट्रांजैक्शन में, एक बार में दोस्तों, एक बार में आप 20,000 रुपए से ऊपर का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। और दोस्तों एक दिन में कितना बेटा? 40,000। आप इसके ऊपर ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते गाइस। यानी दोस्तों मान लीजिए मुझे आपको पैसे भेजने भीम से, तो बेटा मैं एक दिन में 40,000 से ऊपर पैसे नहीं भेज पाऊंगा, और एक बार है 20,000, यानी मुझे बेटा 2 बार में आपको पैसे भेजने पड़ेंगे, 20,000 प्लस 20,000, 40,000 का ये लिमिट खत्म दोस्तों। सेम शॉपिंग दोस्तों, आपके पास भीम एप्लीकेशन है, आप बेटा अगर एसी खरीद लें, अब बेटा एसी मान लो 35,000 रुपए का, आप एक बार स्कैन करोगे तो आप अपने अकाउंट से कितना? 20,000 रुपए कटवाओ, फिर स्कैन करो दोबारा, फिर 15 कटवाओ बेटा। तो इस तरह से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो नॉर्मल के साइज। लेकिन हाँ, अगर गाइस यहाँ पे ई कॉमर्स की बात आ जाएगी बेटा, ई कॉमर्स की दोस्तों, ठीक है। तो ई कॉमर्स में इसकी लिमिट 1 लाख रुपए हो जाएगी बेटा, 1 लाख, ध्यान देना। तो ई कॉमर्स में इसकी लिमिट 1 लाख रुपए हो जाती है दोस्तों, भीम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भीम पर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक दोस्तों। क्या बचा था फिर? क्या बोला गया? अच्छा, तो MICR, स्विफ्ट और CTS दोस्तों। हाँ, यहाँ क्या पूछा गया है? एक बचा ना, अच्छा ठीक है दोस्तों। अब गाइस ध्यान देना, यहाँ पे आ जाते हैं। तो आपको पढ़ना है IFSC, MICR, स्विफ्ट और CTS, ठीक है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बेटा। देखिए, तो पहले IFSC दोस्तों, ठीक दोस्तों, MICR, और ठीक है तीसरा SWIFT बेटा, ठीक है। ये तीनों है दोस्तों, इन तीनों के फुल फॉर्म आपको लर्न होने चाहिए, मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, स्विफ्ट, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन दोस्तों। तो पहले बेटा इन सब के फुल फॉर्म लर्न कर लीजिए, आपके एग्जाम में बेटा फुल फॉर्म से क्वेश्चन बनते हैं। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसका लो, तो बेटा ये कोड होता है दोस्तों, ये कोड बेटा होता है जब आप लोग NEFT या गाइस RTGS या गाइस IMPS से जब बेटा आप लोग फंड ट्रांसफर करते हैं बेटा, जैसे मैं करता हूं बेटा, तो मुझे आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड बेटा चाहिए होता है बेटा, ठीक है। देखो दोस्तों, तो दिस इज 11 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये 11 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड बेटा होता है, ये 11 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड बेटा होता है, ठीक है। तो बेटा जो पहले जो इसके फर्स्ट 4 अल्फा कोड बेटा होते हैं, अल्फा कोड मतलब ये बेटा अल्फाबेटिक होते हैं, ये शो करते हैं बेटा बैंक को, ठीक है। 5वां बेटा 5th कोड जो होता है बेटा, ये हमेशा 0 होता है, ठीक है। और दोस्तों जो आपके लास्ट 6 न्यूमेरिक कोड बेटा होते हैं, ये शो करते हैं बेटा क्या?
बैंकों की ब्रांच को। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे कि कितने इसमें कोड होते हैं। अच्छा 11 होते हैं। पहले 4 क्या शो करते हैं, 5वां क्या होता है, लास्ट 6 क्या शो करते हैं। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा बेटा। अगर दोस्तों इसका एग्जाम्पल जानना हो तो ऐसे होता है, तो इस तरह से ये ऐसे होता है SBIN 0 1 2 1 1 1 2 ऐसे बेटा होता है। तो बेटा पहले 4 अल्फाबेट हो गए, ये शो कर रहे हैं बैंक को। 5वां बेटा हमेशा 0 होता है, और जो बेटा लास्ट 6 हैं ये आपके बैंक की ब्रांच को शो करते हैं। ठीक है। जैसे बेटा मैंने बोला कि मेरा बैंक दिल्ली में है, मुखर्जी नगर दोस्तों, तो बेटा मेरा बैंक कौन सा है, SBI। ठीक है। और ये दिल्ली में मुखर्जी नगर में है दोस्तों, तो ये पूरा एड्रेस आपका हो जाता है बेटा। ठीक है। इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे MICR की दोस्तों। फुल फॉर्म आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है। फुल फॉर्म आपको ध्यान देना है। ठीक है। दूसरा बेटा बेटा ये भी एक कोड होता है दोस्तों, और बेटा ये होता है 9 डिजिट का। ठीक है। और ये पूरा पूरा आपका न्यूमेरिक होता है, पूरा पूरा आपका ये न्यूमेरिक होता है। ठीक है। तो बेटा ये कोड आपको कहां पर मिलता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग गाइस बैंक का कोई चेक देखोगे बेटा ना, बैंक का चेक दोस्तों, तो बेटा चेक आप ध्यान से देखोगे तो चेक में बेटा बिल्कुल नीचे यहां मिडिल में दोस्तों आपको 9 डिजिट दिखाई देंगे, न्यूमेरिकल 9 डिजिट होंगे एक साथ न्यूमेरिकल बेटा। ठीक है। अच्छा इसके दोस्तों जो फर्स्ट 3 कोड होते हैं, 3 कोड, वो बेटा क्या शो करते हैं, वो शो करते हैं ये कौन से सिटी का चेक है दोस्तों। इसके जो नेक्स्ट 3 बेटा कोड होते हैं वो शो करते हैं ये कौन सा बैंक का चेक है। और बेटा जो लास्ट 3 कोड होते हैं इसके ना, लास्ट 3, ये बेटा शो करते हैं ये कौन से ब्रांच का चेक है दोस्तों। तो आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि भाई जो MICR कोड है उसमें 9 डिजिट होते हैं, ये क्या शो करते हैं। तो पहले 3 सिटी को, दूसरा 3 बैंक को, लास्ट 3 ब्रांच को दोस्तों। तो ऐसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं, याद कर लीजिएगा। तीसरा से बेटा, हाँ दोस्तों बेटा इसका यूज कहां पर होता है, तो जब हम लोग दोस्तों इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर करते हैं बेटा, तो इसका यूज बेटा होता है स्विफ्ट कोड का। ठीक है दोस्तों, देखो ये बेटा क्या है, ये आपका 8 या फिर 11 डिजिट का बेटा कोड होता है, 8 या फिर 11 दोस्तों। ठीक दोस्तों, जो इसमें बेटा स्टार्टिंग के 4 होते हैं वो शो करते हैं बेटा बैंक को। ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट 2 कोड होता है बेटा, नेक्स्ट 2 कोड वो शो करता है बेटा कंट्री को, ये कौन सी कंट्री का बैंक है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 कोड होते हैं बेटा, नेक्स्ट 2 वो शो करते हैं लोकेशन। लोकेशन का मतलब सिटी मान लो आप, दिल्ली का। और दोस्तों फिर लास्ट जो आपके होते हैं 3 बेटा कोड, वो बेटा शो करते हैं ब्रांच को। ठीक है। जैसे स्विफ्ट को बेटा देते हो ना, देखो वो पहले 4 कोड दोस्तों। अगर मान लो आपका बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शहर दिल्ली, ब्रांच है मुखर्जी नगर, तो बेटा पहले 4 कोड शो करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेक्स्ट टू बेटा इंडिया को, नेक्स्ट टू दिल्ली को, और लास्ट 3 ब्रांच को दोस्तों। तो आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको आप इस तरह पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेटा सहूलियत हो जाएगी दोस्तों। हाँ चलिए, तो मैंने आपको दोस्तों पढ़ा दिया स्विफ्ट, आगे बचा है CTS दोस्तों। CTS इसका फुल फॉर्म है चेक ट्रंकेशन सिस्टम दोस्तों। आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इसका इंट्रोडक्शन दोस्तों कब हुआ था, तो बेटा 2010 में। CTS बेटा हमारा 2010 बेटा आया था। ठीक है। बेटा CTS क्या है दोस्तों, देखिए दोस्तों 2010 से पहले हमारे देश में जो चेक का बेटा पेमेंट होता था वो मैनुअली था बेटा। यानी आप बेटा बैंक में जमा करोगे तो एक एम्प्लॉय होगा, वो चेक को लेकर कहाँ जाए, क्लियरिंग हाउस जाएगा, वहाँ लगाएगा दोस्तों। तो बेटा पहले काम हमारा मैनुअली था। ठीक है। अब दोस्तों जब से हमारे देश में CTS आ गया बेटा, तो बेटा अब काम इलेक्ट्रॉनिक हो गया। यानी दोस्तों अब चेक को हम लोग बेटा डिजिटली, यानी इसका इमेज खींच के हम इसे बेटा डिजिटली आगे बढ़ाते हैं। तो ये बेटा क्या हो गया, डिजिटल हो गया, जिससे बेटा टाइम कम लगता है और हमारे चेक का पेमेंट तुरंत हो जाता है। तो बेटा इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं CTS, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। 2010 में बेटा ये आया था। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि मतलब उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं जिसमें चेक को हम इमेज फॉर्म में यहां से वहां करते हैं, तो आंसर है CTS 2010 दोस्तों। ठीक
चलिए, तो बेटा डिजिटल बैंकिंग से यहां से काफी क्वेश्चन हो गए हमारे। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट है एफडीआई लिमिट, यानी हमारे देश में किस सेक्टर में कितनी एफडीआई की लिमिट है दोस्तों। गाइस, एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कोई फॉरेन की कंपनी जब भारत में बिजनेस करने के लिए आती है, इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो किन किन सेक्टर में कितना कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। गाइस देखो, फॉर एग्जांपल दोस्तों, पब्लिक सेक्टर बैंक में दोस्तों 20%, इसके ऊपर नहीं। प्राइवेट सेक्टर बैंक में दोस्तों 74%, इसके ऊपर नहीं दोस्तों। स्मॉल बैंक हो चाहे पेमेंट बैंक हो, दोनों के लिए बेटा 74% दोस्तों। ठीक, एनबीएफसी बेटा 100%। ठीक है, इस असेट इसके लिए भी दो 100% दोस्तों। इंश्योरेंस 74% दोस्तों, और व्हाइट लेबल एटीएम 100% दोस्तों। इसे आप याद कर लो, आपके एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, इसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस यहां से एक क्वेश्चन आएगा दोस्तों। ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं। तो एक दोस्तों टॉपिक खत्म। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डेफिसिट दोस्तों, घाटे के प्रकार। हर बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है। अब चूंकि हम इसे पढ़ते ध्यान से नहीं है, हमको मालूम नहीं चलता कैसे हम पढ़ें दोस्तों। कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन ये क्लास ऐसी है कि आपने ध्यान से पढ़ लिया तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर करके आएंगे, मेरा दावा है दोस्तों। जैसे गाइस, इसका फॉर्मूला आपके एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, तो फॉर्मूले को आप नोट कर लेना बेटा। देखो, बजट डेफिसिट कैसे हो, ये बेटा हम कैसे निकालते हैं। तो जब बेटा हम टोटल एक्सपेंडिचर, जो हमारे देश का टोटल एक्सपेंडिचर से दोस्तों हम टोटल रिसिप्ट को बेटा माइनस करते हैं, तो बेटा क्या निकलता है, निकलता है बजट डेफिसिट। ये फॉर्मूला याद करना है आपको दोस्तों। फिजिकल बेटा, इसका मतलब बेटा जब हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर से बेटा माइनस करते हैं क्या, रेवेन्यू रिसिप्ट। देखो दोस्तों, यहां क्या लिखा है, टोटल रिसिप्ट, यहां लिखा बेटा रेवेन्यू रिसिप्ट दोस्तों। तो इसे बेटा क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। फॉर्मूला आपको लर्न करना है, बस कुछ नहीं। देख लो दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों। ठीक है, इस प्राइमरी डेफिसिट दोस्तों, ये देखो बेटा, जब दोस्तों हम लोग फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट को माइनस करते हैं, इंटरेस्ट को, तो बेटा क्या निकलता है, प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, नेक्स्ट रेवेन्यू। गाइस देखो, जब बेटा हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से दोस्तों, हाँ, रेवेन्यू रिसिप्ट, ये वाला वही सेम पॉइंट दोस्तों, बेटा माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, रेवेन्यू डेफिसिट दोस्तों। ये आपको बस रटना है बस, और एक नंबर एग्जाम में आप कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। एक और भी गाइस, क्या, करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, ये भी पढ़ देना दोस्तों। करंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाता घाटा। तो जब गाइस हम लोग इंपोर्ट में से एक्सपोर्ट माइनस करते हैं तो क्या निकलता है, करंट अकाउंट डेफिसिट। दोस्तों मैंने आपके लिए ये बहुत काफी इजी कर दिया। आपको कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है, आप मत पढ़ो, आप केवल रट्टा मार लो, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनेगा जरूर, हर साल बनता है दोस्तों। ठीक, तो ये मैंने बेटा अपने एक्सपीरियंस से आपको पूरा मतलब यहाँ पे 5 टॉपिक दिए हैं, और इन 5 टॉपिक में मैंने हर क्वेश्चन को डिफाइन भी किया है कैसे क्वेश्चन बनेगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मैं इसका बेटा सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा, जहाँ फिर से मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों कि आप ये पढ़ लो, तो जैसे मनी मार्केट हो गया, कैपिटल मार्केट, वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो वीडियो हमारा कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करें गाइस। आपके जो जेन्युइन कमेंट हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और आपके लिए हम और क्या कर सकते हैं ये भी बेटा हम सोचते हैं इसके लिए। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।